हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हम आपको यूपीपीएससी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे कि आपकी एएमओ की एग्ज़ाम हुई, एमओसीएच की एग्ज़ाम हुई, होम्योपैथिक यूनानी के स्टूडेंट्स के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आप सभी को पता है, हम सबसे पहले हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं। हमारे वीडियो क्लासेस में अभी तक आप सभी को इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री करवा चुके हैं, जिसके वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। हम हमारी क्लास में आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थ्योरी नोट्स प्लस एमसीक्यू करवा रहे हैं। आप सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा लेक्चर है ये एडवांस हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री का। और जो फर्स्ट लेक्चर था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस का आगमन क्रम से पढ़ा था। उसके अलावा उनके साथ शासन संघर्ष आपस में भी देखने को मिले थे। यहाँ के नवाबों और राजाओं का भी संघर्ष देखने को मिला था। कर्नाटक का युद्ध पढ़ा था, और उसके बाद हमने प्लासी का युद्ध भी देखा था। 1857 की क्रांति देखी थी। और आज हम देख रहे हैं उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एमओसीएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको 25 मार्क्स का जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट है, उसको हमने अच्छे से करवाया है, जिसमें कि हमने आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक के कम्युनिटी मेडिसिन के नोट्स, जिसमें आपकी थ्योरी कवर की गई है, और उसी पार्ट के एमसीक्यू को पढ़ाया है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। वो आपको 25 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन क्लासेस को ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एडवांस हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जिन्हें हम हमारे राष्ट्रपिता है, हम उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनका हम वन बाय वन अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में डिटेल देखेंगे सबसे पहले। तो आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी पे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि इनका पूर्ण योगदान था हमारी स्वतंत्रता के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म का नाम क्या है। तो इनका जन्म का नाम है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1869। जन्म का स्थान इनका पोरबंदर काठियावाड़, यानी जो वर्तमान में जो गुजरात में है। और बाद में वे राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हुए, और पूर्ण नाम और पहचान उनको महात्मा गांधी नाम से मिली। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं उनके माता पिता के बारे में। सबसे पहले उनके पिता के बारे में बताया गया है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, और ये पोरबंदर रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। ये ईमानदार थे, अनुशासित थे और कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक थे। तो शायद कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी इनसे इंस्पायर्ड थे। गांधी जी ने उनसे सत्यनिष्ठा और कर्तव्य भाव भी सीखा था। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो बच्चों में वो चीज़ आती है। तो इन्होंने अपने पिताजी से ये देखा। अब इनकी माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। ये अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। व्रत, उपवास और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। गांधी जी के जीवन में सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और सेवा का भाव यहाँ से माता से इनको मिलता है। पिता से कर्तव्यनिष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण, और माता से सत्य, अहिंसा और सहनशीलता का भाव का संस्कार माता से मिला गांधी जी को। और गांधी जी के जीवन के व्यक्तित्व पर माता पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव देखने को मिला। शिक्षा के बारे में देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में स्कूली शिक्षा थी। वे सामान्य छात्र थे, बहुत मेधावी नहीं थे, परंतु अनुशासित और सत्यवादी थे। अब इनके विवाह के बारे में देखते हैं। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में इन्होंने कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ। इनका बाल विवाह उस समय की सामाजिक परंपरा थी। और इन्होंने हायर एजुकेशन लंदन से लिया था। 1888 में इन्होंने कानून यानी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, और लंदन के इनर टेम्पल में इन्होंने बैरिस्ट की पढ़ाई की थी। और 1891 में ये बैरिस्ट बनकर
जो पहले जो लॉयर बन जाते थे उनको बैरिस्टर बोलते थे। तो लॉयर 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और इंग्लैंड में उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को समझा और भारतीय मूल्यों पर परंतु उन्होंने भारतीय मूल्यों को नहीं छोड़ा। वो पाश्चात्य संस्कृति सीखी उन्होंने, बट अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय मूल्यों को उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी शिक्षा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि वो सत्य और नैतिकता पर दृढ़ विश्वास रखते थे। कानून और न्याय की समझ थी क्योंकि वो बैरिस्टर थे, और अंग्रेजी शासन की कार्य प्रणाली का भी उनको ज्ञान था क्योंकि उन्होंने बाहर स्टडी की थी, तो उन्हें अंग्रेजी शासन प्रणाली का भी ज्ञान था। कानून और न्याय की समझ थी क्योंकि उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, और सत्य और नैतिकता पर उनका दृढ़ विश्वास था। अब हम देखते हैं आगे चलकर सत्याग्रह और अहिंसा की नीति उन्होंने अपनाई थी। अब महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका का काल देखते हैं। तो 1893 से 1914 तक का ये जो कार्यकाल था, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। दक्षिण अफ्रीका का काल महात्मा गांधी के जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण था। वहाँ उनके राजनीतिक विचारों और सत्याग्रह की नीति का विकास हुआ था। यानी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स वाले सारे जो आइडियाज थे वहाँ से लिए थे, और जो सत्याग्रह की नीति थी वो वहीं से उनको डेवलप हुई थी उनके अंदर, और यहीं से वे एक साधारण वकील से जननेता बने थे। पहले वो वकील थे, पर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी या पॉलिटिकल उनको आइडियाज मिले, फिर उनको सत्याग्रह की नीति आई और फिर वो एक नॉर्मल वकील से नेता बन गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जाने का कारण क्या था? तो 1893 में एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव होता था, ये उन्होंने वहाँ ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर पीटर मैरिट्सबर्ग की घटना है कि गांधी जी को फर्स्ट क्लास जो टिकट था उसके बावजूद भी ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। इस घटना से उनके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। जब पीटर्सबर्ग में ये घटना हुई ट्रेन वाली, तब उनको लगा कि सच में यहाँ पे अफ्रीका में भेदभाव होता है। तो उससे उनके अंदर राजनीतिक विचार आए, जिससे कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडिया और वो सब लेकर वो एक नॉर्मल वकील से जननेता बन गए, जिसका उन्होंने काफ़ी फायदा आगे जो भारत में आए थे तब आंदोलनों में और सत्याग्रह में देखने को मिला था। भारतीयों की स्थिति देखते हैं तो भारतीयों को वहाँ पर कुली कहा जाता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और मतदान का अधिकार नहीं था। अलग बस्तियों में रहने को मजबूर कर दिया था और हैवी टैक्स लगाया जाता था उन पे। तो ये प्रमुख कार्य थे आंदोलन के, और उन्होंने वहाँ पे नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के हेतु ये संगठन बनाया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारतीयों की रक्षा के लिए संगठन बना था। फिर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में। तो ट्रांसवाल सरकार ने एशियाई पंजीयन कानून लागू कर दिया था। गांधी जी ने इसके खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह का समास विग्रह देखते हैं, सत्य प्लस आग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध, जो कि गांधी जी के द्वारा देखने को मिला। अब पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाना, यानी हजारों भारतीयों ने वहां पर अपने प्रमाण पत्र जलाकर भी विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, विरोध किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद में टॉलस्टॉय फॉर्म जो 1910 की बात है, सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भरता का प्रयोग देखने को मिलता है कि आत्मनिर्भर बनो सभी। उसके बाद में जो इन्होंने स्ट्रगल किया दक्षिण अफ्रीका में, उसका रिजल्ट देखते हैं, उसका परिणाम क्या आया। 1914 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों की बहुत सी कुछ मांगे मान ली थी, और करों में भी, टैक्स में भी काफी राहत मिली थी, और विवाहों की भी मान्यता मिल गई थी कि वहाँ पे विवाह कर सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका काल की जो विशेषताएं थी वो देखिए। सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग देखने को मिला गांधी जी के द्वारा, क्योंकि वो नेतृत्व किया था उन्होंने इन सब का। जाति और धर्म से ऊपर उठकर नेतृत्व किया था। संगठन क्षमता का विकास, क्योंकि सभी इंडियंस की यूनाइटी देखने को मिली थी, और आत्मनिर्भरता और सादगी का जीवन देखने को मिला था। यहीं से वो एक वकील से जननेता के रूप में लोकप्रिय हुए थे। अब उसके बाद में गांधी जी का भारत आगमन और प्रारंभिक कार्य क्या रहे। 1950 से 1918 तक भारत आगमन हुआ उनका 1915 के अंदर, 1915 के अंदर। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और जनता की समस्या को समझा। तो जो महात्मा गांधी नए नए भारत आए थे, तो उनके जो
पॉलिटिकल लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑलरेडी इंडिया में थे, यहाँ की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी एक्शन लेने से पहले सब जगह अलग अलग घूमो, देखो और समझो, उसके बाद एक्शन लो। तो उनकी ये इनके गुरु थे, तो इनकी पॉलिसी उन्होंने फॉलो की थी। और गांधी जी ने शुरुआत में सीधे बड़े आंदोलन नहीं किए, बल्कि जनता से जुड़ने और वास्तविक समस्याएं जानने पर जोर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं गांधी जी के प्रारंभिक कार्य। तो 1917 से 1918 तक इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि चंपारण हमें देखने को मिलता है बिहार के अंदर। और इसमें समस्या क्या थी कि अंग्रेजों द्वारा नील की जबरन खेती, तो 3 कठिया प्रथा, उस पे रोक लगा दिया था। तो गांधी जी ने किसानों की शिकायतों की जांच की सबसे पहले, और अंग्रेजी सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा चंपारण सत्याग्रह में, और किसानों को राहत मिली। और भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में बिहार में गांधी जी के द्वारा किया गया था, नील की जबरन खेती पर रोक के लिए अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद में इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, जो कि है खेड़ा, गुजरात में देखने को मिलता है। इसका कारण था अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली करना। अगर किसान जब खेत में अनाज बोता है, होता है फसल, तभी तो टैक्स देगा। अब जब किसान के खेत के अंदर कुछ हुआ ही नहीं, सूखा पड़ गया, तो वो कैसे टैक्स देगा? तो कारण तो ये था कि टैक्स के बावजूद वो किसानों से कर ले रहे थे। तो गांधी जी ने कर माफी की मांग की थी, बट सरकार ने इनकी वसूली स्थगित कर दी थी। तो किसानों को सरकार ने कर वसूली स्थगित की, इससे किसानों को बड़े राहत मिली। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ये खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे आंदोलन किया था किसानों के बिहाफ पे। ये इनका सेकंड था। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में ही देखने को मिलती है। मुद्दा था मजदूरों के वेतन में वृद्धि को लेकर। गांधी जी ने उपवास हड़ताल का सहारा लिया था, और अंततः मजदूरों की मांगे हैं जो मान ली गई थी। तो गांधी जी के जो भी अपने ये सत्याग्रह वगैरह ये सब देखने को मिलती हैं हड़तालें, इनमें आपको हमेशा अहिंसा सत्य का जोर देखने को मिलता है। बिना हिंसा के गांधी जी ने कार्य किया था। अब गांधी जी के प्रारंभिक कार्यों की विशेषताएं देखिए। अहिंसक आंदोलन था, किसानों और मजदूरों की भागीदारी थी, उनको न्याय दिलाना, उनका हक दिलाना, सत्य और नैतिक दबाव की नीति थी, और जन नेता के रूप में इनकी पहचान हुई। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि कोई हमारे बीच में ही हमारे लिए लड़ रहा है। 1915 से 1918 तक का काल गांधी जी के भारत में राजनीतिक जीवन की नींव था। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया था, और आगे चल के उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे बड़े बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, अब गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और रॉलेट एक्ट के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन आपको पता है 1917 में चंपारण, जो कि कहाँ है? बिहार के अंदर है। नील की जबरन खेती पर रोक लगाने के कारण किसानों को परिणाम था कि इनको किसानों को राहत मिली थी, और भारत में ये पहला सत्याग्रह था। उसके बाद खेड़ा, जो कि गुजरात में अकाल के बावजूद वसूली पर था। अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूरों के वेतन भत्ते को बढ़ाने में था। फिर असहयोग आंदोलन देखते हैं 1920 से 1922 तक। जो इन्होंने अगला आंदोलन किया वो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। इनका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दा। इसमें इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सूती, खादी, स्वदेशी पहनों पर जोर दिया, सरकारी नौकरी व उपाधि त्याग दी। 1922 में चोरी घटना के बाद में ये समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक देखने को मिला। ये नमक कानून के विरोध में आंदोलन था, जिसके लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च भी निकाली थी, और दांडी मार्च निकालने का नमक का कानून तोड़ा गया था कि नमक बनाने पे जो टैक्स लेंगे उसको तोड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में चलाया था। इसका इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की थी, और व्यापक जन आंदोलन था। इसमें काफी इनको सहयोग मिला था, और ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, और इसके अंदर काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। पूर्ण संगठित आंदोलन था ये। रॉलेट एक्ट यानी 1919 में, उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो अंग्रेजी सरकार थी, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, बिना जमानत जेल, प्रेस पर प्रतिबंध और न्यायिक अपील का अधिकार नहीं। ये थे रॉलेट एक्ट के सारे प्रावधान। और ये एक्ट था अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया था, कि जो
उनका विरोध करता उनके लिए रोलक टैक्स लाया गया था और इसको फिर हमने काला कानून कहा गया और इसका विरोध किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और शांतिपूर्ण ये विरोध हुआ। अब रोलक टैक्स का परिणाम क्या था? पंजाब में इसका दमन हुआ, जिससे कि आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला, जिससे कि पूरे देश में आक्रोश फैल गया और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। और निष्कर्ष के अंदर जब गांधी जी ने आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताई, अहिंसा, सत्याग्रह और जन भागीदारी, क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को बढ़ाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अब देखते हैं हम। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इनकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं तो 1919 में ब्रिटिश सरकार के रोलक एक्ट लागू किया गया था, जो आप सभी को पता है। उसके प्रावधान भी हमने पढ़ लिए थे अभी, तो जिससे कि बिना मुकदमे गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया था, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब में आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज था, लोगों में जन आक्रोश था, इसलिए वहाँ मार्शल लॉ जैसी कठोर व्यवस्थाएं लागू की गई थी। और घटना का विवरण था कि 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था और स्थान था अमृतसर, पंजाब। जलियांवाला बाग, हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठे हुए थे और ब्रिटिश जो अधिकारी थे रिजिंगलैंड डायर ने बिना चेतावनी ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 मौतें दर्ज की गई और भारतीय स्रोत के अनुसार 1000 से अधिक लोग शहीद हो गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। और बाग के चारों ओर दीवारें थी, लेकिन निकलने का रास्ता बहुत कम था, इसलिए लोग हैं जो भाग नहीं सके थे और 1000 लोग शहीद हो गए थे। इसका परिणाम था कि पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया था और ब्रिटिश सरकार की जो क्रूरता थी वो और बढ़ गई थी, क्योंकि उनको लगा था कि हम गोलीबारी करके इनको कैसे न कैसे इनके प्रोटेस्ट को जो रोलक एक्ट के अगेंस्ट था उसको हम दबा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और जो इसका इम्पोर्टेंस था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक मोड़ देखने को मिला। अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास सबका खत्म हो चुका था और राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत हो गई थी। इसका निष्कर्ष देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी ये, क्योंकि 1000 लोग शहीद हो गए थे जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे। इस घटना में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की ताकत प्रदान की सबको। उसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में, जो आया था 1927 के अंदर। अब साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 1919 में भारत सरकार के अधिनियम की समीक्षा करना। ठीक है। कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इसके गठन का कारण था जो 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा होगी। उसी के तहत ये 1927 में आयोग बनाया गया था। लेकिन ये सबसे बड़ा विवाद यह था कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, कि जब ये बनाया गया हमारा साइमन कमीशन, जो 1919 में जो प्रावधान लाए गए थे उसी के रोलक एक्ट के तर्ज पर, बट इसमें कोई भी इंडियन था ही नहीं। भारतीयों में बहुत ज़्यादा विरोध था। 1928 में कमीशन जब भारत आया था तो देश भर में विरोध देखने को मिला था और सब ने नारे लगाए थे साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद देखते हैं लाहौर घटना। 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन है वो और तेज बढ़ गया था। साइमन कमीशन की सिफारिशें थी कि प्रांतों में जिम्मेदारी सरकार हो, केंद्र में सांचीय ढांचा हो, द्वैध शासन डायरकी को समाप्त करने की सिफारिश। इसके परिणाम हुए कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार हुई। पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में उठी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी। उसके बाद हम देखते हैं दांडी मार्च के बारे में। तो दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी और इसकी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था कि जो आप नमक उत्पादित करते हो उस पर आप टैक्स दो। तो नमक एक आवश्यकता की वस्तु है, फिर भी गरीब को कर देना पड़ता था। तो गांधी जी ने नमक
कानून को अन्यायपूर्ण बताया, क्योंकि जो एकदम मूलभूत चीज है उस पर भी आप टैक्स लोगे तो ये गांधी जी ने इसको सही नहीं बताया। तो दांडी मार्च की उन्होंने शुरुआत की और इसका प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को। स्थान था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से और गंतव्य दांडी गुजरात से और दूरी थी लगभग 240 मील यानी 390 किलोमीटर की। और प्रतिभागी थे इसके अंदर 78 स्वयं सेवक थे। गांधी जी ने 24 दिनों तक पद यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक उठाकर कानून तोड़ा। उसके बाद देखते हैं नमक कानून का पुरजोर विरोध देखने को मिला। अंग्रेजी शासन को बहुत अधिक चुनौती मिली और जनता को आंदोलन में शामिल करना, और जिससे कि ये आंदोलन पूर्ण तरह से सक्सेसफुल रहा और आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लाखों लोगों ने नमक तोड़ो कानून की मांग की। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, जिससे कि गांधी जी भी इसमें शामिल थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। गांधी इरविन समझौता। अब गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ 1931 में देखते हैं। वायसरॉय लॉर्ड इरविन समझौते के तहत इन्होंने राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था। ब्रिटिश शासन की कमजोरियां उजागर हुई थी। अब हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो गोलमेज सम्मेलन जो था वो हमारा 1930 से 1932 के बीच में लंदन में आयोजित होने वाली 3 महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस थी, बैठक थी। इसका जो उद्देश्य था वो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इसमें हमने आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड की सरकार ने किया था। और इसका जो प्रथम हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 के अंदर हुआ। इसका जो टाइम था वो था नवंबर 1930, लंदन में हुई थी ये। और इसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, तो भारत के कई रियासतों के प्रतिनिधियों ने, मुस्लिम लीग ने, दलित वर्ग ने आदि ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश के अंदर और इसका परिणाम कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया। बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो कि 1931 के अंदर हुआ। समय था सितंबर-दिसंबर 1931। कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। महात्मा गांधी गए थे इसके अंदर और गांधी जी अकेले लीडर थे कांग्रेस की साइड से जो गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। मुख्य मुद्दे थे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करना और अपना सेपरेट इलेक्शन के लिए इन्होंने मांग की थी। और सम्मेलन असफल रहा था क्योंकि सांप्रदायिक मतभेद सुलझ नहीं पाए थे। फिर थर्ड गोलमेज जो सम्मेलन हुआ वो 1932 में हुआ। समय था नवंबर-दिसंबर का। कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया और इससे कोई ठोस परिणाम इसका नहीं निकला। और 1935 का भारत का शासन अधिनियम गवर्नमेंट बन गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई थी। सांचे ढांचे की योजना बनने लगी थी। भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम देखने को मिला था और कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में, सरकार के बीच में कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन या सीधा संवाद नहीं होता था। स्वतंत्रता आंदोलन को संवैधानिक के रूप मिल चुका था। हम पुरजोर विरोध कर रहे थे और हमें इसमें सफलता भी मिल रही थी। गोलमेज सम्मेलन तत्काल सफल नहीं रहे, लेकिन 1935 के अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया और भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं आज की क्लास के MCQ। आज हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 1868, 1869, 1870 या 1885। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को। गांधी जी के पिता का क्या नाम था, मोहनलाल गांधी, करमचंद गांधी, गोपाल दास गांधी या हरिलाल गांधी। तो आप सभी को पता है करमचंद गांधी था महात्मा गांधी के पिता का नाम। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, भारत में, लंदन में, दक्षिण अफ्रीका में या बिहार में। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1915, 1916, 1917 या 1918। तो 1917 है वहाँ पे हमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ,
1918, 1999, 1920 या 1930। तो 1919 में पॉल एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1918, 1919, 1920 या 1931। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पॉल एक्ट के लागू होने के बाद उसके प्रोटेस्ट में ही देखने को मिलता है, यानी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1930 या 1942। तो 1920 के अंदर जो है हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया? 1925, 1926, 1927 या 1928। तो 1927 में साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1929, 1930, 1931 या 1932। तो ये हमारा 1930 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू, पटेल, गांधी या जिन्ना। तो आप सभी को पता है गांधी जी ने है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1940, 1941, 1942 या 1943। तो आप सभी को पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948। तो 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये थी हमारी आज की क्लास का टॉपिक था महात्मा गांधी। उसके सारे हमने एमसीक्यू किए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लासेस। एंड आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। और अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।